सोचिए सेंट्रल एशिया के एक धूल भरे बाजार में एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल सहमा हुआ खड़ा है। उसे अभी अभी एक गुलाम के रूप में बेचा गया है। एक ऐसी शुरुआत जहां उस बच्चे के पास मतलब अपने भविष्य तो छोड़िए, अपने अगले पल पर भी कोई हक नहीं है। सही बात है। आमतौर पर ऐसी कहानियां ना यहीं खत्म हो जाती हैं, अंधेरे में कहीं खो जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यही बच्चा आगे चलकर एक ऐसे विशाल साम्राज्य की नींव रखेगा जो आधी दुनिया पर राज करने वाला था। ओह वाओ। हाँ, आज हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज और स्लाइड्स हैं, वो हमें एक ऐसे ही बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले सफर पर ले जाते हैं। आज का हमारा विषय और मिशन बहुत ही स्पष्ट है। बिल्कुल। हम गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। उनका शासनकाल भले ही 1206 से 1210 ईस्वी तक यानी सिर्फ 4 साल का रहा हो, लेकिन ये दास्तान भारत में दिल्ली सल्तनत की पहली ईंट रखने की दास्तान है। और इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ तथ्य यानी डेट्स और फैक्ट्स बताना नहीं है। तथ्य तो किसी भी इतिहास की किताब में मिल ही जाएंगे आपको। वही तो। असली मकसद ये समझना है कि कैसे एक व्यक्ति जिसका आगाज एक गुलाम के रूप में हुआ था, मतलब जिसके पास अपना कुछ भी नहीं था, उसने अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत से पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हमारी इस प्रेजेंटेशन का मुख्य संदेश बहुत ही प्रेरक है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, क्षमता इतिहास रच सकती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सफर इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इंसान की संभावनाएं असीमित हैं। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से खोलते हैं। हम इन स्लाइड्स के माध्यम से पेज बाय पेज इस कहानी के हर पहलू को समझेंगे। शुरुआत करते हैं पहली और दूसरी स्लाइड से। कहानी उस बाजार से शुरू होती है तुर्किस्तान में, जहां उस छोटे बच्चे को बेच दिया गया था। देखिए, ये किसी आम कॉर्पोरेट सक्सेस स्टोरी जैसा नहीं है जहां कोई इंटर्न मेहनत करके सीईओ बन जाता है। हाँ, वो थोड़ा अलग होता है। राइट। वो कहानियां प्रेरक जरूर होती हैं, लेकिन उनमें भी व्यक्ति के पास आजादी होती है, चुनाव करने का हक होता है। यहाँ तो शब्दशः एक गुलाम था जिसके पास अपनी आजादी भी नहीं थी और वो सीधा सुल्तान की गद्दी तक पहुंचा। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि आखिर उस दौर में एक गुलाम इतनी ऊंचाई तक पहुंच कैसे सकता था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि उस दौर के सेंट्रल एशिया में गुलाम शब्द का अर्थ वैसा नहीं था जैसा आज हम सोचते हैं। अच्छा। हाँ, आज जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बेड़ियां, अत्याचार और शोषण आता है, जैसे प्लांटेशन स्लेवरी होती थी। लेकिन यहाँ हम ममलूक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ममलूक सिस्टम। राइट। सैन्य गुलामों की एक पूरी व्यवस्था थी। इन बच्चों को कच्ची उम्र में खरीदा जरूर जाता था, लेकिन मजदूरी करवाने के लिए नहीं। उन पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता था। वेट, इन्वेस्टमेंट एक गुलाम पर? हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। कोई किसी गुलाम पर पैसे और वक्त क्यों बर्बाद करेगा जबकि वो उसे सिर्फ मजदूरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि ये मजदूर नहीं बल्कि भविष्य के योद्धा और प्रशासक बनाए जा रहे थे। अब चलिए तीसरी स्लाइड पर चलते हैं, जो इस सफर के 4 मुख्य पड़ाव दिखाती है। हाँ, इस स्लाइड में पहला पड़ाव तो जन्म और गुलामी है तुर्किस्तान में। बिल्कुल। और दूसरा पड़ाव है शिक्षा। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि ऐबक को एक धार्मिक विद्वान, एक काजी ने खरीदा था। काजी ने उसे अपने बेटों के साथ रखा और उसे बेहद उच्च सैन्य और अकादमिक प्रशिक्षण दिया। ओह वाओ, बेटों के साथ रखा? हाँ, उसे धर्म की शिक्षा मिली, तीरंदाजी सिखाई गई, घुड़सवारी की बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई। इन गुलामों को उनकी काबिलियत के आधार पर आगे चलकर मुख्य सैन्य और प्रशासनिक पदों पर रखा जाता था। अब सोचिए, एक शासक के पास 2 विकल्प हैं। एक तरफ उसके अपने परिवार के लोग या अमीर सरदार हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो कभी भी उसकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। और दूसरी तरफ एक मामलूक गुलाम है जिसका अपना कोई परिवार ही नहीं है, मतलब उसकी तो कोई पहचान ही नहीं अपने मालिक के बिना। एग्जैक्टली, सही पकड़ा आपने। इन गुलामों की वफादारी सिर्फ और सिर्फ उनके मालिक के प्रति होती थी। उनका अपना कोई वंश नहीं होता था जो बगावत कर सके। इसलिए मोहम्मद घोरी जैसे शासकों के लिए ये गुलाम उनके अपने परिवार से भी ज्यादा विश्वसनीय होते थे। ये एक बहुत ही गहरा पहलू है। एक तरह से ये एक बेहद कठोर मेरिटोक्रेसी थी। अगर आप में क्षमता है, तलवारबाजी में दम है, तो आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। और इस स्लाइड का तीसरा पड़ाव वही है कि काजी की मृत्यु के बाद ऐबक को दोबारा बेच दिया गया और वह मोहम्मद घोरी तक पहुंच गया।
और चौथा पड़ाव है भारत का प्रशासक बनना, 1192 के तराइन युद्ध में अहम भूमिका निभाने के बाद। हाँ, गौरी ने खुश होकर उसे भारत के जीते गए क्षेत्रों का प्रभारी बना दिया था। लेकिन एक सेनापति होने और खुद एक नए देश का शासक यानी सुल्तान बनने में जमीन आसमान का फर्क होता है। गौरी का विश्वास पात्र बनना एक बात है, पर खुद का राजवंश शुरू करना बिल्कुल अलग खेल है। तो अब चौथे स्लाइड को देखते हैं, सुल्तान बनने का मौका आखिर कैसे मिला उसे? ये मौका आया साल 1206 में, और ये इतिहास के सबसे नाजुक पलों में से एक था। मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है। अच्छा। अब सबसे बड़ा संकट ये था कि गौरी का कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं था, उसका कोई बेटा नहीं था। एक विशाल साम्राज्य अचानक बिना किसी मालिक के रह गया, जिससे हम सत्ता का शून्य यानी पावर वैक्यूम कहते हैं। बिल्कुल, एक बड़ा पावर वैक्यूम बन गया था, जिससे गुलामों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। हर ताकतवर सेनापति खुद को अगला सुल्तान बनाना चाहता था। तो ऐबक ने इस भीड़ में क्या किया? वहीं पर ऐबक ने इस अवसर को तुरंत पहचाना। उसने मध्य एशिया की जहरीली राजनीति में पड़ने के बजाय लाहौर में खुद को स्थापित किया और वहीं खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। ओ, लाहौर में, दिल्ली में नहीं? हाँ, लाहौर में। और यहीं से स्थापना हुई उस गुलाम वंश की, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। यहां से भारत में एक स्वतंत्र राजवंश की शुरुआत हुई। अब भारत किसी बाहरी साम्राज्य का हिस्सा मात्र नहीं रहा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब चलिए अगले स्लाइड्स पर बढ़ते हैं। स्लाइड 5 और 8 में उनके प्रशासनिक तरीकों को समझाया गया है। ऐबक नया सुल्तान बना था, तो उसने अपना प्रशासन आखिर कैसे चलाया? उसने कुछ मुख्य स्तंभों पर काम किया। हाँ, स्लाइड में 3 मुख्य स्तंभों का जिक्र है। पहला, प्रशासनिक नियंत्रण, जहां उसने कड़े कानून और विश्वसनीय अधिकारी रखे। दूसरा, सैन्य संगठन, यानी एक अनुशासित सेना, ताकि आंतरिक और बाहरी खतरों से बचा जा सके। और तीसरा, न्याय व्यवस्था। एकदम सही, एक कठोर प्रशासनिक ढांचा उस वक्त की जरूरत थी। लेकिन एक पुशबैक है मेरा यहाँ पर। एक सवाल उठता है दिमाग में, क्या नए और विद्रोही क्षेत्रों पर सिर्फ तलवार या सैन्य शक्ति से इतना बड़ा साम्राज्य संभाला जा सकता था? मेरा मतलब है, सिर्फ डर से तो कोई शासन लंबा नहीं चल सकता ना? बिल्कुल नहीं चल सकता, और ऐबक ये अच्छी तरह समझता था। इसलिए सिर्फ सेना नहीं, बल्कि कूटनीति यानी डिप्लोमेसी बहुत अहम थी। अगर आप स्लाइड 8 को देखें, तो वहां एक मास्टर स्ट्रोक का जिक्र है। मास्टर स्ट्रोक? हाँ, उसने सिर्फ तलवारें नहीं चलाई, बल्कि एक कूटनीतिक गठबंधन बनाया। ऐबक ने अपने सबसे काबिल और ताकतवर गुलाम इल्तुतमिश से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। और उसे प्रशासन में एक महत्वपूर्ण पद सौंपा। वेट, इल्तुतमिश? वही जो बाद में सुल्तान बना? वही इल्तुतमिश? यह वैवाहिक और राजनीतिक गठबंधन सल्तनत के भविष्य को स्थिर करने के लिए एक बेहद जरूरी कदम था। इल्तुतमिश की वफादारी पक्की हो गई और बगावत का खतरा कम हो गया। काफी चतुर था वो। ताकत और कूटनीति तो अपनी जगह है, लेकिन एक नए शासक को जनता का दिल भी जीतना होता है। अब इस प्रेजेंटेशन के अगले हिस्से यानी स्लाइड 6 और 7 को देखते हैं, जहां ऐबक की पब्लिक इमेज की बात की गई है। स्लाइड 7 के मुताबिक ऐबक की एक उपाधि थी लाख बख्श, यानी लाखों का दान देने वाला। उसकी उदारता और गरीबों को खुलकर आर्थिक मदद देने की आदत ने उसे आम जनता के बीच स्वीकार्य बना दिया। हाँ, जनता के बीच एक विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी था। उसे लुटेरों की छवि से बाहर निकलना था। और स्लाइड 6 स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर पर रोशनी डालता है। कुतुब मीनार, जिसका सिर्फ आधार उसने रखा था, और दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। लेकिन इतनी शुरुआत में ही इतनी विशाल इमारतें क्यों? देखिए, ये इमारतें केवल ईंट और पत्थर नहीं थीं। ये नए साम्राज्य की शक्ति, स्थायित्व और धार्मिक नीतियों के दृश्य प्रतीक थे, मतलब विजुअल सिंबल्स। ये आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए था कि हम यहाँ रुकने आए हैं। ओ, एक तरह से अपना दबदबा दिखाने के लिए। बिल्कुल। इतनी मजबूत नींव रखने के बाद सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी अचानक कहानी में एक मोड़ आता है। अगले स्लाइड पर चलते हैं, जो इस सफर के अंत को दर्शाता है। स्लाइड 9। और सच कहूं तो ये डिटेल्स काफी शॉकिंग है। हाँ, काफी दुखद अंत था। साल 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो, जिसे उस समय चौगान कहते थे, वह खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं और अचानक सुल्तान की मृत्यु हो गई। फर्श से शुरू होकर अर्श तक का सफर एक खेल के मैदान में अचानक समाप्त हो गया। ये इतिहास की बहुत बड़ी विडंबना है। जो आदमी
इतने खूनी युद्धों से बच निकला, उसकी जान एक माइनर खेल दुर्घटना में चली गई। वही तो। अब स्लाइड 10 के हवाले से अगर हम उसके शासन के गुण और सीमाओं पर गौर करें तो गुण तो थे उदारता, नेतृत्व और कुशल प्रशासन, पर उसकी सीमाएं क्या थीं? सबसे बड़ी सीमा थी समय का अभाव। शासन सिर्फ 4 वर्ष का रहा, 1206 से 1210 तक, जिस कारण वह अपने बड़े ढांचागत सुधारों और विशाल विस्तार के सपनों को पूरा ही नहीं कर पाया। उसका सारा वक्त तो बस सत्ता को स्थिर करने में निकल गया। सफर चाहे छोटा था, लेकिन असर सदियों तक रहा। आइए अब इस प्रेजेंटेशन के अंतिम स्लाइड्स पर चलते हैं और इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालते हैं। स्लाइड 11 और 12 एक क्विक रीकैप देते हैं। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी लाहौर, उपाधि लाख बख्श, प्रमुख निर्माण कुतुब मीनार और मस्जिद, और मृत्यु का कारण चौगान खेलते वक्त दुर्घटना। और स्लाइड 13 का आखिरी और सबसे प्रेरक संदेश यह है कि इंसान की पहचान उसकी शुरुआत से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। यदि वह और जीता तो इतिहास शायद और भी भव्य होता। फिर भी 4 साल में रखी गई उसकी नींव पर आगे चलकर सदियों तक एक विशाल साम्राज्य खड़ा रहा, और यहीं दिल्ली सल्तनत का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। से ये साफ है कि ये जानकारी उन सभी के लिए क्यों मायने रखती है जो इतिहास से प्रेरणा लेना चाहते हैं। ये बताती है कि दृढ़ निश्चय और सही कूटनीति से शून्य से शुरू करके भी शिखर तक पहुंचा जा सकता है। सही कहा आपने। लेकिन जाते जाते दिमाग में एक विचार आ रहा है, एक ऐसी बात जो इन स्लाइड्स में नहीं है। जरा सोचिए, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की उस दिन पोलो खेलते वक्त दुर्घटना नहीं हुई होती, अगर उसे 15 या 20 साल और शासन करने का मौका मिलता, तो क्या भारत का नक्शा वैसा ही होता जैसा आज हम पढ़ते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या इल्तुतमिश कभी सुल्तान बन पाता, या ऐबक का अपना वंश एक अलग दिशा में जाता? एक छोटे से हादसे ने सब कुछ बदल दिया। खैर, इस पर आप लोग भी जरूर सोचिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।